Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss some specific statistics including frequencies, bar charts and pie charts, histogram, stem and leaf display, Pareto diagram, box plot and SPSS cross tabulation. Frequencies simply refer to the number of times various subcategories of a certain phenomena occur. फ्रीक्वेंसी एक नंबर है, एक काउंटिंग है किसी भी चीज़ की. परसेंटेज एंड कॉमुलेटिव परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड. उस फ्रीक्वेंसी से हम परसेंटेज भी और कॉमुलेटिव परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्रीक्वेंसी टेबल. इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स सेल इंक्रीज है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, और जैसे 1 2 3 2 1 टोटल इसका 9 है, तो इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल 11.1. तो ये इसकी आगे कॉमुलेटिव परसेंटेज आइए. 11.1 प्लस 22.2 इज इक्वल 33.3 एंड सो ऑन. फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज ये भी एक दूसरा टेबल है जो SPSS के जरिए से इसको डेवलप किया गया है. ये टीवी प्रोग्राम A, टीवी प्रोग्राम B, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, 8, 7, 13 एंड सो ऑन. टोटल इसका 100 है. तो इसकी परसेंटेज कैलकुलेट की 10 बाई 100 एंड 200 इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन. तो परसेंटेज का टोटल सम जो है वो 100 होता है. और वैलिड परसेंटेज वो वाली होती है जिसमें मिसिंग वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती, क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यू 0 नजर आ रही है, इसलिए इसकी वैसे जितनी परसेंटेज है उतनी ही वैलिड परसेंटेज है, और ये टोटल 100 है. और इसके फिर कॉमुलेटिव परसेंटेज 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 प्लस 7 इज इक्वल टू 25 एंड सो ऑन. ये फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज जो है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्रीक्वेंसी टेबल से हम उसके परसेंटेज भी और उसकी कॉमुलेटिव परसेंटेज भी निकाल सकते हैं. बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स. Frequencies can also be visually displayed as bar charts, histograms or pie charts. फ्रीक्वेंसी को विजुअली देखने के लिए हम बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स वगैरह जितने भी ग्राफ्स हैं वो बनाते हैं. ये बार चार्ट की एक एग्जांपल है. इन दिस स्लाइड द सेम डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बार चार्ट. जो अभी डाटा ऊपर गुजरा है टीवी प्रोग्राम A, टीवी प्रोग्राम B एक्सेट्रा, ये उन्हीं का बार चार्ट है. नॉमिनल बार चार्ट जो है वो नॉमिनल डाटा के लिए हम यूज करते हैं, तो ये उसी का बार चार्ट है. ये एक्स एक्सिस पर उनकी प्रोग्राम्स के नाम दिए गए हैं, और वाई एक्सिस पर उन्हीं की जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिसके इसने परसेंटेज की फॉर्म में शो किया हुआ है. लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज नहीं है. जैसे हम देखें तो ये हमारा जो है मैक्सिमम 24 था रेडियो प्रोग्राम A. ये रेडियो प्रोग्राम A जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है देखें 24 है. तो ये परसेंटेज गलती से लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लें. पाई चार्ट. Data may be more readily understood when percentage presented graphically. ये पाई चार्ट जो है एक दूसरी फॉर्म है, उसी डाटे को हम शो कर सकते हैं. जैसे टीवी प्रोग्राम A और टीवी प्रोग्राम B इन सब को पाई चार्ट की शक्ल में शो किया हुआ है, जो एक सर्कल है जो 360 डिग्रीज में जो है डिवाइड किया जाता है इस परसेंटेज को. तो ये एक पाई चार्ट की फॉर्म है. हम SPSS के जरिए से ये सारे चार्ट्स डेवलप करेंगे. Histogram. It is a graphical bar chart that groups continuous data values into equal intervals with one bar for each interval. तो ये बार चार्ट जो है वो नॉमिनल डाटा के लिए होता है, और हिस्टोग्राम जो है वो हम कंटिन्यूस डाटा के लिए वो हिस्टोग्राम यूज करते हैं. और ये एक एग्जांपल हिस्टोग्राम की, जैसे ये 50, 70, 90 एंड सो ऑन, ये हमारे इसमें बेस में है. और फ्रीक्वेंसी एवरेज एनुअल परचेज उसने शो की है, और फिर उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी उसकी शो की है. तो ये फ्रीक्वेंसी के जो बार्स हैं आपस में मिले हुए हैं, ये हिस्टोग्राम. अगर अलग अलग बार्स हों तो वो हमारा बार चार्ट होता है. स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले. द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इज अ टेक्निक दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द हिस्टोग्राम. इट शेयर्स सम ऑफ द हिस्टोग्राम्स फीचर्स बट ऑफर्स सेवरल यूनिक एडवांटेजेस. स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि हिस्टोग्राम में नहीं है, और ये भी हम कंटिन्यूस डाटा के लिए बनाते हैं. In contrast to histograms which lose information by grouping data values into intervals. ये इंटरवल्स में देखा जाए तो ये जो वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे हम उनको वैल्यूज हमारे पास नहीं है. जैसे ये एक इंटरवल है, इस इंटरवल की जो हाइट है वो यहाँ इसके इक्वल है,
अब इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज कौन कौन सी, ये फ्रीक्वेंसी तो आ गई कि ये हमारे पास वैल्यू फ्रीक्वेंसी है, इसकी इतनी वैल्यूज थी, लेकिन इस इंटरवल में वैल्यूज कितनी थी वो हम लूज कर जाते हैं। ये चीज जो है हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में लूज नहीं करते। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 ये हमारे इसको हम स्टेम कहते हैं, लेफ्ट साइड पे जो 5 6 7 8 है, और ये वाले जो राइट पे है वो लीव्स है। तो 5 और 4 को मिला तो 54 एक वैल्यू थी, 5 को 5 से मिलाया 55 एक वैल्यू, ये डिफरेंट वैल्यूज थी जिनको हमने स्टेम के सामने जो है यहाँ प्लेस कर दिया। और 6 जो है 60s में है, 61 62 64 66 66 एंड सो ऑन, और ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ जो ये जो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, अगर हम हिस्टोग्राम डेवलप करेंगे तो ये वैल्यूज नहीं रहेंगी, लेकिन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में ये वैल्यूज भी रहती हैं। और दूसरा बेनिफिट इसकी शेप का है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये राइट शेप जो है ये भी नजर आ रही है, जो कि हम हिस्टोग्राम में भी देख सकते हैं। हिस्टोग्राम में भी अगर आप देखें तो अगर हम इस पे कर्व बनाने की कोशिश करें तो तकरीबन ये राइट स्क्यूड बनती है, और ऐसे ही ये भी आप देखें तो ये राइट स्क्यूड बन रहा है। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में एडिशनल बेनिफिट है ये, दैट इज द बेनिफिट ऑफ वैल्यूज, वी डू नॉट लूज वैल्यूज। Visualization is the second advantage of stem and leaf display. The range of values is apparent at a glance, and the both shape and spread impressions are immediate. तो ये हम उसकी जो है ना उसके पैटर्न्स, उनकी शेप क्या है, उनकी स्प्रेडनेस कैसी है, वो सारी की सारी हम उससे देख सकते हैं। Each line or row in the display is referred to as a stem, and each piece of information on the stem is called a leaf. तो ये लेफ्ट साइड पे जितने भी हमारी वैल्यूज हैं वो हमारा स्टेम है, और राइट पे जो वैल्यूज हैं वो लीव्स। प्रीटो डायग्राम, Pareto diagrams present frequency data as a bar chart ordered from most to least. अब ये बार चार्ट ही होता है, लेकिन ये मोस्ट टू लीस्ट जो है एक चीज शो करता है, ओवरलेड विद अ लाइन ग्राफ, और दूसरी चीज उसमें लाइन ग्राफ होता है। तो ये भी हम जो कि बार चार्ट भी नॉमिनल डाटा के लिए होता है, इसलिए हम उसके ऊपर नॉमिनल डाटा के ऊपर हम लाइन लगाते हैं, जो जिसको हम Pareto डायग्राम कहते हैं। तो द कम्युलेटिव परसेंटेज एट ईच वेरिएबल लेवल इज शो। तो इसमें हमारे पास दो ग्राफ, एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है। तो राइट साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ अगर हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो राइट साइड पे हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं, हम कॉमुलेटिव परसेंटेजेस ला सकते हैं, एटसेट्रा। ये देखें यहाँ पे हमारा ये हॉरिजॉन्टल में ये पे डिफरेंट जो चीजें हैं, प्रॉब्लम नॉट रिजॉल्व, मल्टीपल रिपेयर्स नीडेड, एटसेट्रा। और लेफ्ट पे है नंबर ऑफ रिपेयर कंप्लेंट्स, ये जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी हम मोस्ट से लीस्ट है, ये हाईएस्ट है, उसके बाद कम, उसके बाद भी कम है, सारी की सारी। फिर यहाँ पे इसकी परसेंटेज है, राइट साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे 400 है, और टोटल हमारा 800 तक जा रहा है। तो ये 400 को उसने देखा 50%, 50% तक यहाँ आया, ये वाला बार लाइन आई, उसके बाद अगले में 30% ये ऐड हुई तो 80%, फिर ये अगली ऐड हुई तो 95, फिर 99 और 100%। तो ये राइट साइड पे एक परसेंटेज है, कॉमरेटिव परसेंटेज है, लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी है। तो ये इट इज द Pareto डायग्राम। द डाटा आर ड्राइव फ्रॉम अ मल्टीपल चॉइस सिंगल रिस्पॉन्स स्केल। तो मल्टीपल चॉइस सिंगल रिस्पॉन्स स्केल जो है उसमें ड्राइव किया जा सकता है। फॉर मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रिस्पॉन्स स्केल आर फ्रीक्वेंसी काउंट्स ऑफ वर्ड आर थीम्स फ्रॉम कंटेंट एनालिसिस, ये सारा इसमें भी पॉसिबल है। नॉमिनल स्केल बट मल्टीपल रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल विच सॉफ्ट ड्रिंक्स यू कंज्यूम। अब ये कोक है, तो एक बंदा हो सकता है वो सिर्फ कोक पीता हो, लेकिन पॉसिबल है कि वो कोक भी उसमें जो है वो ज्यादा, जैसे इसकी 3 ऑब्जर्वेशन हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी 3 हुई, मरिंडा की ऑब्जर्वेशन 1 है, स्प्राइट की 1 है, और एमलेट की 1 है। तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसको अगर हम कम्युलेटिव फॉर्म में Pareto डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते। बॉक्स प्लॉट, द बॉक्स प्लॉट और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज another technique used frequently in exploratory data analysis. A box plot reduces the detail of the stem and leaf display and provides a different visual image of the distribution's location. ये बॉक्स प्लॉट जो है ये भी हम कंटिन्यूस डाटा के लिए आमतौर पर यूज करते हैं, और इसके अंदर 5 चीजें होती हैं मेजर। तो ये जो एक विजुअल डिस्प्ले होता है, इसमें स्प्रेड, शेप, टेल लेंथ एंड आउटलाइंस। तो इसके अंदर जो है स्प्रेडनेस आती है, उसकी शेप भी आ जाती है, और उनकी टेल्स की लेंथ कितनी है, और आउटलाइंस भी है, ये इसमें चीजें आ जाती हैं डिटेल में। The ingredients of the plot are the rectangular plot that encompasses 50% of the data values. तो दरमियान में एक बॉक्स होता है जो 50% डाटा वैल्यूज के ऊपर कंसिस्ट करता है। अ सेंट्रल लाइन मार्किंग द मीडियन एंड गोइंग थ्रू द विड्थ ऑफ द बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर एक सेंट्रल लाइन, एक लाइन होती है जो कि मीडियन, टोटल डाटा का मीडियन होती है।
it consists of the median, the upper and lower quartiles and the largest and smallest observations. इसमें 5, इसको हम 5 नंबर समरी भी बोलते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, मीडियन, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये 5 ऑब्जर्वेशन इसमें अंदर वैल्यूज इसके अंदर होती है। ये इसकी शेप है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये दरमियान में जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जो है, ये इसको ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, सॉरी क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और दरमियान में ये मीडियन है। मीडियन किस चीज का? होल डाटे का। ये जो टोटल हमारा डाटा है और सारे का मीडियन। और ये क्वार्टाइल 1 जो है, ये पूरे डाटे का क्वार्टाइल 1, पूरे डाटे का क्वार्टाइल 3। तो ये बॉक्स है। ये दरमियान में क्वार्टाइल 1 से क्वार्टाइल 3 तक ये 50% वैल्यूज होती हैं, जो कि टोटल डाटे की जो 50% जो मिडल वैल्यूज है वो यहाँ पे, तो जो मिडल की जो कंसेंट्रेशन है वो किस तरफ है ये शो करते हैं। और ये Q1 से Q3 के जो डिस्टेंस है, इसको हम IQR भी बोलते हैं। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, उसके बाद ये जो एक लाइन है और एक राइट साइड पे लाइन है, इसको हम विस्कर्स बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू विद इन 1.5 IQR ऑफ लोअर हिंज। और ये ऊपर वाला जो है, इट इज लार्जेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू विद इन 1.5 IQR ऑफ अपर हिंज। तो ये जो पॉइंट हम फाइंड करते हैं, ये वाली जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये भी और ये भी, ये जो Q1 माइनस 1.5 IQR ये हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो अगर तो इससे नीचे हो, तो जो भी हमारी नजदीक तरीन ऑब्जर्व वैल्यू होती है हमारे पास, इसकी जो हमारे डाटा के अंदर ऑब्जर्व वैल्यू होती है, हम उसको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू बोलते हैं। और IQR Q3 में IQR 1.5 IQR प्लस कर दें, Q3 प्लस 1.5 IQR, तो वो जो उसके नजदीक तरीन ऑब्जर्व वैल्यू होती है उसको हम लार्जेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू बोलते हैं। तो ये हमारा 5 वैल्यूज हैं, ये वाली स्मॉलेस्ट, Q1, मीडियन, Q3 और लार्जेस्ट। अच्छा, ये Q1 से, ये जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू से जो छोटी वैल्यूज डाटा के अंदर होती हैं, जो स्मॉलेस्ट, इससे डाटा के अंदर जो हमारी Q1 माइनस 1.5 IQR से जो छोटी वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी आउटलायर्स कहलाती हैं। और Q3 प्लस 1.5 IQR से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो सारी की सारी आउटलायर्स होती हैं। उन आउटलायर से जो छोटी वैल्यू है, इधर वाली, ये वाली हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होती है, और इधर वाले लेफ्ट साइड के जो आउटलायर हैं उनकी सबसे जो बड़ी, उनकी जो बड़ी वैल्यू होती है आउटलायर से हटकर, जो Q1 माइनस 1.5 IQR से छोटी से बड़ी होती है, ये वाली, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू होती है। तो ये जो बॉक्स प्लॉट जो है, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स which provides usually the most 50% middle 50% observations। आमतौर पे जो मिडिल 50% ऑब्जर्वेशन होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे हमारा एक पिज्जा शॉप है और पिज्जा डिलीवरी हम होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो हमारा जो टाइम कंज्यूम होता है, एक जो हमारा डिलीवर करने वाला आदमी लेकर जाता है पिज्जा, तो वो हम नोट करते जाते हैं। तो पॉसिबल है कि कभी कभी तो ऐसे पॉसिबल है जो बिल्कुल शॉप के नजदीक वाले लोगों ने ऑर्डर बुक करवा दिया हो, तो हमारा जो डिलीवर करने वाला आदमी है वो बड़ी जल्दी डिलीवरी देकर आ जाएगा। तो ये जो वो हमारी जो मोस्ट कंसंट्रेशन उस पर नहीं होगी, बल्कि और कभी पॉसिबल है कि हमारा जो डिलीवरी पॉइंट जो है वो जरा दूर हो, रास्ते में कोई रुकावट आ रही हो, जैसे कि फाटक होता है, रेलवे फाटक है, इस तरह की रुकावट हो, तो वो टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो वो जो अनयूजुअल केसेस होते हैं, इसलिए उनको इतना हम कंसिडर नहीं करते, बल्कि जो दरमियान वाले जो 50% हमारे केसेस होंगे वो आमतौर पर जो कंसिडरेबल होंगे, तो हम उनको बुनियाद बनाते हुए कोई भी अपनी पॉलिसी डिलीवरी की या कोई दूसरी पॉलिसी हम बना सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट उसमें हमें बड़ी हेल्प करता है। बॉक्स प्लॉट कंपैरिजन, अगर एक ही ग्राफ पर हम डिफरेंट वेरिएबल्स के बॉक्स प्लॉट या एक ही वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो बॉक्स प्लॉट अगर बनाने हों, तो वो हम एक ही ग्राफ पर बना के उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट सेक्टर्स है एक्स एक्सिस पर, और लेफ्ट पे जो है नेट प्रॉफिट इन $1 मिलियन दिया हुआ है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो प्रॉफिट है $1 मिलियन में, ये बॉक्स प्लॉट शो कर रहा है। ये मिडिल 50% जो है वो वाली वैल्यूज है। हेल्थ में ये वाली मिडिल 50% वैल्यूज है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हेल्थ जो है, इसका प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल सेक्टर से ज्यादा है। इसी तरीके से बाकियों को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, SPSS क्रॉस टेबुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, जो क्रॉस टेबुलेशन हम टेबल्स बनाकर हम उसको अपने एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज अ टेक्निक फॉर कंपेयरिंग डाटा फॉर 2 और मोर कैटेगरी वेरिएबल्स। नॉमिनल डाटा के लिए आमतौर पर हम करते हैं। इट इज यूज विद डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एंड द स्टडी
स्टडीज टारगेट वेरिएबल्स टेकन ओवरसीज असाइनमेंट। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके अंदर डेमोग्राफिक वेरिएबल मेल फीमेल लिया गया है और दूसरा वेरिएबल लिया गया वो overseas assignments taken. The technique uses tables having rows and columns that correspond to the levels or code values of each variable categories. तो वेरिएबल्स की जो डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं जिनको हम कोड्स भी बोलते हैं और एसपीएसएस के अंदर वैल्यूज के नाम से भी हम उनको एंटर करते हैं। तो वो जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं तो उनके हवाले से वो रोज और कॉलम्स, जैसे मेल का है, मेल के अंदर है दो हमारे पास लेबल्स या वैल्यूज हैं, मेल और फीमेल, उसको हम 1 और 2 से शो करते हैं। तो 1 और 2 या मेल और फीमेल वो एक साइड पे नजर आएगा। ओवरसीज असाइनमेंट जो है वो अगर हम यस और नो की फॉर्म में लें तो यस और नो जो है वो दूसरी साइड पर आएगा। तो ये हमारे जो है ये दोनों कोड्स या दोनों लेवल्स जो ये हम यूज करते हैं उसके अंदर। रो एंड कॉलम टोटल्स कॉल्ड मार्जिनल्स फिगर एट द बॉटम एंड राइट मार्जिन ऑफ द टेबल। तो हम रो कॉलम्स, रो टोटल्स और कॉलम टोटल्स भी उसमें ले सकते हैं। रो परसेंटेजेस, कॉलम परसेंटेजेस भी हम उसमें शो कर सकते हैं। When tables are constructed for statistical testing, we call them continuity tables. तो continuity tables इसको हम बोलते हैं the test determines if the classification variables are independent of each other. अगर हमारे पास नॉमिनल डाटा हो, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो और अगर दो वेरिएबल्स को हम देखना चाहें कि क्या वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं या उनके अंदर कोई एसोसिएशन है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूसी टेबल बनाकर फिर काइस के टेस्ट जो है अप्लाई करते हैं जो कि एक नॉमिनल डाटा के लिए, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए होता है। तो उससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वेदर टू वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर आर नॉट। वो कोरिलेशन वाली दूसरी चीज जो है, तो नॉमिनल डाटा में जो हम इसकी आपस में इनकी एसोसिएशन को भी फाइंड कर सकते हैं, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। जैसे ये एक टेबल है, क्रॉस टेबुलेशन का हमने यूज करके किया है, जो हम एसपीएसएस के अंदर कस्टम टेबल्स के नाम से हम करते हैं। अब यहाँ पे देखें ओवरसीज असाइनमेंट है ऊपर, तो यस और नो दो उसकी पॉसिबल वैल्यूज थी, जेंडर में मेल और फीमेल दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब उनके दरमियान जो असाइनमेंट जो उन्होंने ली है ओवरसीज असाइनमेंट टेकन, यहाँ पे 22 और 40 और इनका टोटल सम होगा 62। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो इशारा दिया हुआ है टेकन सेल कंटेंट, एक सेल के अंदर क्या क्या चीज है, काउंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, रो परसेंट है, कॉलम परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज है। जैसे 22 है ये इसकी टोटल काउंट है, यानी फ्रीक्वेंसी है इस जेंडर में मेल की, जो उन्होंने मेल लोगों ने ओवरसीज असाइनमेंट्स को लिया। और ये 35.5 जो है ये है रो परसेंटेज। जैसे 20 + 40 = 62 और इसी तरीके से आप इनको 22 और 40 की दोनों की परसेंटेज निकाली तो 35.5 और 64.5 आ गई। और ये जो है इसकी परसेंटेज जो है 100% दोनों के परसेंटेज है, तो रो की जो टोटल परसेंटेज होगी वो 100 होगी। अब तीसरी चीज है कॉलम परसेंट। अब कॉलम परसेंट में अगर देखें 22 और 6, ये टोटल इसका 28 हुआ, तो ये 28 में जो आता है वो 78.6% और ये 6 की जो वैल्यू है 21.4% है। 21.4 और 78.6 को ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। तीसरी चीज है टोटल परसेंटेज। तो टोटल परसेंटेज जो है वो यहाँ पर टोटल के अंदर जो है आएगी, ये 22% है और ये 6% है और ये 100 के अंदर अगर टोटल के पास अगर इसकी परसेंटेज को अगर आप देखना चाहें तो ये 22 आउट ऑफ 100 है, ये 6 आउट ऑफ 100 है। तो इसका मतलब है कि 6% है, ये 22%। ऐसे ही ये 40% है और ये 32% है। तो इट इज क्रॉस टेबुलेशन जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, 2 वेरिएबल्स के हवाले से लिहाज से लेते हैं और उनके हम जो कॉलम्स और रोज के टोटल भी ले सकते हैं, उनके परसेंटेजेस भी ले सकते हैं। ये फिगर के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। द फिगर इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर जनरेटेड क्रॉस टेबुलेशन। दिस टेबल हैज 2 rows फॉर जेंडर एंड 2 columns फॉर असाइनमेंट सिलेक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स 4 cells depending on what you request for each cell. It can contain a count of the cases of the joint classification and also the row, column and the total percentages. Percentages serve 2 purposes in data presentation. They simplify the data by reducing all numbers to a range from 0 to 100. तो ये स्टैंडर्डाइज प्रेजेंटेशन है, हम जो डिफरेंट नंबर्स को 100 में यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू बनती है जो हमारे लिए कंपैरिजन के लिए हमारे आसान होती है। ये परसेंटेज इन क्रॉस टेबुलेशन या स्टडी 1 और स्टडी 2 दो स्टडीज हैं, सेम डाटा उन्होंने सेम जो है वो चीज़ों को स्टडी किया है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये ओवरसीज असाइनमेंट्स टेकन है और मेल फीमेल और यस नो के लिए ये भी वही चीज़ है। और यहाँ पर देखें
तो हम एक फीमेल यस के लिए आप देखें तो यहाँ पे 6 नंबर है, और यही नंबर आगे जाके यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 135 है या 135, यानी कि पहले 6 नंबर ऑफ असाइनमेंट्स था, अब 135 होगा। और इसकी परसेंटेज अगर देखें रो परसेंट 15.8 से बढ़कर 22.5 होगा, और ऐसे ही कॉलम परसेंटेज देखें तो ये जो है 21 से बढ़कर 37.5 होगा। तो ये एक मतलब जो है कंपेरिजन के लिए हमने इसको क्लास टेबल यूज करते हैं। ये वही चीज़ यहाँ पर भी डिस्कस की हुई है, और तो इसमें हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसीज जो है that they refers to the number of time various subcategories occur in the same pattern. Frequencies can also be visually displayed as bar charts, histograms, and pie charts. Histogram is graphical bar chart. The stem and leaf presents actual data values that can be inspected directly, and they have that has some benefits over the histogram. A box plot reduces the detail of the stem and leaf display. उसी चीज़ को वो एक ग्राफिकल फॉर्म में देता है, जो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। Cross tabulation is a technique for comparing data from 2 or more categorical variables. Percentages serve two purposes in data presentation. Thank you very much. Allah.